तो हमारा था डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो डिसऑर्डर मतलब क्या होगा, कोई ना कोई गड़बड़ी किसमें, किडनी के फंक्शंस में। जब किडनी के फंक्शंस में कोई ना कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डिसऑर्डर। ये गड़बड़ी किस वजह से होती है, तो जब हम बाहर से कोई सब्सटेंस लेते हैं, इसलिए नहीं लेना, जब हम कुछ हाँ देखिए, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम मतलब किडनी यदि हमारा सही से काम नहीं करती तो हमको बीमारी हो जाती है, कोई ना कोई किडनी से रिलेटेड, जिसको हम बोलेंगे डिसऑर्डर्स। इसमें पहला है यूरेमिया, मजा आ गया। पहला क्या है, यूरेमिया क्या होगा, सुनो, जब यूरिन, सब यूरिया और वाटर यानी कि वो मिल जाता है, यूरिन हमारे नेफ्रॉन में आता है, और नेफ्रॉन यदि उसको फिल्टर कर दिया, मतलब एंडोथेलियम, बोलो, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर यानी प्रोडोसाइट, यदि उसको फिल्टर कर दिया और ये पीसीटी में चला गया तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उसके जो होल्स होते हैं ना, वो फिल्टर उसको नहीं कर पाते, मतलब नहीं छान पाते, तो वो जो आया था, मतलब देखो यहाँ से ऐसे पाइप आती है उसको लेके, और यहाँ पे ये फिल्टर होता है, ये यदि फिल्टर होके नीचे आ गया तो सही है। कभी कभी क्या होता है कि वो फिल्टर नहीं हो पाता, तो ये यहाँ से आता है यहाँ, और यहाँ दोबारा रिटर्न चला जाता है, और ये कहाँ मिलेगा, कैपिलरी में। कहाँ मिलेगा, कैपिलरी में। और ये रीनल आर्टरी के, रीनल वेन के थ्रू फिर हमारे बॉडी में चला जाता है। तो यदि यूरिया और वाटर यहाँ फिल्टर होके बाहर नहीं निकलता है तो हमारे ब्लड में यूरिया बचा हुआ रहता है। और यदि हमारे ब्लड में यूरिया बचा हुआ है तो आप भरोसा मानो, ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में सर्कुलेट होगा, हार्ट में, ब्रेन में, लिवर में, हर जगह जाएगा। और जहाँ जहाँ हमारा ब्लड जाएगा साथ में यूरिया भी जाएगा। और यूरिया का नेचर होता है पॉइजनस, मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। तो यूरिया का नेचर होता है पॉइजनस, मतलब जहरीला। तो जैसे मान लो यूरिया हमारे कहाँ चला गया, ब्रेन सेल में। अब ब्रेन सेल बहुत ज़्यादा मासूम और सॉफ्ट होती है, हार्ट सेल और ज़्यादा मासूम और सॉफ्ट होती है। तो यदि इन सेल में पॉइजनस चीज़ें जाएगी ना तो एक टाइम बाद पता है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब ब्रेन का हमारा थोड़ा सा पार्ट, छोटा सा भी पार्ट यदि डिस्ट्रॉय हुआ ना तो तुरंत अपने को या तो पैरालिसिस हो जाएगा या अपनी डेथ हो जाएगी। तो ये इतना आसान नहीं होता है ना, इसको सही करना। तो यूरेमिया क्या होता है, अब पर ये माल फंक्शंस ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। हमारे ब्लड में जब यूरिया बचा हुआ रहता है, हमारे ब्लड में यूरिया कैसे बचा रहेगा, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया कि यहाँ से यूरिया इधर नीचे नहीं आएगा तो रिटर्न कहाँ आ गया, ब्लड में ही है। और ये ब्लड हमारी बॉडी के हर जगह रोज सर्कुलेट होगा, हमारी बॉडी की जब हर जगह ब्लड सर्कुलेट होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को पॉइजनस नेचर की वजह से डेथ तक हो जाती है। तो इस डिसीज को हम क्या बोलेंगे, यूरिया। फिर हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो अपन या तो ब्लड टेस्ट कर लो, यदि ब्लड में यूरिया है मतलब अपनी किडनी काम नहीं करती, या यूरिन टेस्ट कर लो, यदि यूरिन में यूरिया नहीं है किडनी काम नहीं करती। यदि यूरेमिया अपने को होता है तो यूरिन जो होता है ना, हाइपोटोनिक यूरिन बाहर निकलता है, क्योंकि सॉल्ट तो निकल ही नहीं रहा। हेलो, और सॉल्ट नहीं निकले तो कैसे निकलेगा, हाइपोटोनिक। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपको यूरेमिया है कि नहीं। इस कंडीशन में विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर। इस कंडीशन में क्या होता है, किडनी फेल होने के चांस होते हैं। कैसे फेल होगी, अच्छा नहीं पढ़ेगी तो फेल हो जाएगी। नहीं सर, हाँ। काम नहीं करेगी तो भाई, मतलब कि जो उसमें पोडोसाइट सेल्स होते हैं ना, जो उसके होल होते हैं, जैसे मान लो ये था ना, ये देखो जो इसके यहाँ पे स्प्लिट पोर्स थे ना, यदि ये पोर जैसे अपन ने ज़्यादा पिए, ज़्यादा पीने के बाद एल्कोहल गया और एल्कोहल से मान लो फैट टाइप का कुछ बन गया, अब वो यहाँ पे जाके चिपक गया तो ये वाले होल इसके गैप बंद हो गए, तो यूरिया यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। जब यूरिया बाहर नहीं निकल पाएगा तो यूरिया ब्लड में ही मिला रह जाएगा। तो इस कंडीशन में किडनी फेल होने के चांस होते हैं। फेल मतलब टर्म का मतलब ये होता है कि जब हमारे बॉडी का ऑर्गन का जो काम है वो काम ना करे। जैसे लंग्स का काम है सांस लेने का तो काम नहीं करे, हार्ट का काम है
मतलब ब्लड पंपिंग का तो वो काम ना करे, तो हमारी बॉडी का कोई भी काम नहीं करता, तो हम उसको क्या बोलेंगे? किडनी फेलियर को पता है आप रीनल फेलियर भी बोलते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि किडनी को टर्म क्या यूज करते हैं? रीनल, तो हम इसको रीनल फेलियर भी बोलते हैं। क्लियर? फिर एक और है, इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब यदि उसकी ब्लड में यूरिया है, यूरिया को आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो होती है हीमोडायलिसिस। नाम सुने उसके पहले? 12th की नहीं सुना? 10th की बुक में है, हाँ सर सुना है। साइड में पिंक कलर के बॉक्स में डायग्राम भी बना हुआ है, पेशेंट को ऐसे खड़ा लेटाए हैं। सुनिए ना, हीमो मतलब होता है, हीम मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब उसको छानना या उसके इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना। क्लियर? तो ब्लड को प्योर करना, ब्लड के इम्प्योरिटी को बाहर निकालना, इसका मतलब कि किडनी जिस तरह से काम करती है उसी तरह का कोई चीज़ ऐसा बना दे कि वो किडनी के बाहर भी काम करे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आगे के 4 लोग, 2 में से एक। सुंदर कन्या, अब से क्या बोल रही है? क्या सर? बोलो एक बार। मैं क्या बोल रहा था? सर मेरे को एक बात तो बताइए सर। हाँ, सर ये अभी यूरिया लग रहा है। बचना में सर हाथ इतना मोटा क्यों होता है? चलो देखो, देखिए ध्यान से समझिएगा, अपन क्या करते हैं, वो वाली पाइप, वो वाली आर्टरी जो ब्लड ले जा रही है किडनी में, हमको पता चल रहा है कि किडनी काम नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, उस वाले पाइप को यहाँ से भेजते हैं एक हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल ट्यूब है, ये हमारी कोई आर्टिफिशियल ये हमारी ट्यूब है, क्या नाम है अभी मैं बताऊंगा। यहाँ से, और यहाँ पे पता है फिल्ट्रेशन के लिए कुछ ऐसा चैम्बर टाइप का बना होता है जो फिल्टर का काम करता है। क्लियर? यहाँ से क्या होता है, एक और यहाँ से अपन ट्यूब निकालते हैं कुछ ऐसी, समझिएगा। यहाँ पे मान लो मैंने कुछ ऐसे लगा दिया, चैम्बर टाइप का कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो ब्लड है ना बेटा, ये वाला जो ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या है, ब्लड प्लस यूरिन, यानी कि आप यूरिन मत लिखो, एक काम करो यहाँ पे लिख दो यूरिया। हमने क्या किया, ब्लड और यूरिया। ब्लड और यूरिया मतलब कि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ना, इस ब्लड का नेचर है पॉइजनस नेचर है। ये वाला ब्लड कहाँ गया, ब्लड, ये वाली जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड लेके यहाँ गई। यहाँ पे देखो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जैसे हमारे बोमेन कैप्सूल या नेफ्रॉन के उसमें होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, मतलब पोडोसाइट टाइप को कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या करती है, जो यहाँ से यूरिया रहता है उस यूरिया और वाटर को यहाँ भेज देती है, और जो यूरिया और वाटर को यहाँ भेज दी, और जो प्योर ब्लड रहता है वो इस पाइप में आ जाता है। प्योर ब्लड इस पाइप में आ गया, और ये वाला पाइप जहाँ से फिर से वहीं पे भेज दिया, फिर से ब्लड वहीं चला गया। तो देखो इसकी बॉडी से किस तरह का ब्लड निकला, जिस ब्लड में क्या था, यूरिया, एक बाहर दूसरे मशीन में हमने उस ब्लड को साफ कर लिए। साफ कैसे किए, उसके मतलब जो यूरिया था उसको सेपरेट अलग निकाल दिए, अब ब्लड को अलग ले लिए, और जो प्योर वाला ब्लड था हमने उसको फिर से उसकी बॉडी में भेज देते हैं। तो जो हमारी प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमो टर्म यूज किया जा रहा है किसके लिए, ब्लड के लिए, समझ गए। तो ये हो हमारा क्या, हीमोडायलिसिस। कोई दिक्कत? हाँ एक बार और, चलो देखो
अरे यार इधर इसका तो इधर वाला एरिया बनाए नहीं। आइए, जैसे मान लो ये कोई भी इंसान है, छवि ऐसी नहीं है, छवि ऐसी है। छवि ये है। अरे तो तुम्हारी फ्रेंड की बेइज्जती कर रही हो। ये शैली आओ। चलो देखो, इसकी बॉडी में जो ब्लड है ना वो यूरिया वाला ब्लड है। यूरिया वाला ब्लड है मतलब पॉइजनस नेचर है, इस वजह से क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई, अपना काम नहीं कर रही। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड से यूरिया को बाहर निकालना। तो इसकी किडनी काम नहीं कर रही, मतलब इसकी बॉडी में यूरिया वाला ब्लड है। ज़्यादा लंबे टाइम तक यदि यूरिया वाला ब्लड रहेगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, इसकी बॉडी की ब्लड वेसल जो मेन पाइप होती है, रीनल आर्टरी वाली जो पाइप थी, जो ब्लड लेके जा रही थी किसको? किडनी को। तो अपन उस पाइप को काट के और उस पाइप का एक ब्रांच को बाहर निकाल लेते हैं। उस वाली पाइप की ब्रांच को जिसको मैंने बाहर निकाला, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या आता है? यूरिया और वाटर। अब वो वाली पाइप यहाँ पे कहाँ आ जाती है? एक होता है सेफेलोन ट्यूब, है ना, ये ट्यूब का नाम है बता देंगे। तो इस वाले ट्यूब की प्रॉपर्टीज होती है कि ये ब्लड से यूरिया को सेपरेट कर देता है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से जो ब्लड आया ना, तो ये ब्लड के यूरिया को सेपरेट कर दिया, यूरिया को सेपरेट कर दिया। अब प्योर ब्लड वाले पार्ट को उसने यहाँ भेज दिया। ये वाले देखो, इस वाले से यूरिया को सेपरेट करके यहाँ स्टोर कर लिया यूरिया। अब ब्लड को क्या किया? यहाँ भेज दिया। और ये वाला ब्लड फिर से कहाँ आ गया? अपनी बॉडी में आ गया, और हमारी बॉडी में फिर से वही का वही और सर्वाइव करने लगी। अब लोगों को क्वेश्चन आता है, सर हम पूरा ब्लड निकालते हैं क्या? तो हाँ, हम पूरा ब्लड निकालते हैं और उसको ब्लड को बाहर निकाल के साफ कर करके डालते जाते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी का एक साथ पूरा निकाल लेंगे, नहीं। जैसे मान लो हम ऐसे यहाँ से 100 ml निकाले तो 100 ml डालेंगे, 100 ml निकाले, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। मतलब इसका फाइनल रिजल्ट एक ही आता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड है जिसमें यूरिया मिक्स होता है, उसको हम बाहर निकाल के उसके यूरिया को सेपरेट करके अलग कर देते हैं, अब फिर से ब्लड को अपन बॉडी के अंदर डाल देते हैं। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है हीमोडायलिसिस। क्लियर? चलिए ध्यान से सुनिएगा। मतलब हीमोडायलिसिस वाले प्रोसेस में आप सबको पता है कि जब हमारी बॉडी में चोट लगती है, अब ब्लड बाहर आता है तो बाहर ब्लड क्लॉट हो जाता है। होता है कि क्लॉट की नहीं? यदि हम यहाँ से ब्लड बाहर निकाल रहे हैं, अब बाहर इस जगह पे हम ब्लड रख रहे थे, यदि हम यहाँ पे ब्लड में कुछ नहीं मिलाएंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो वो हमारे बॉडी के किसी काम थोड़ी आएगा। आपको पता है यदि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए ना, तो हमको अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, अपन ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। वही ना, अटैक आ गया मतलब निपट गए। मेमोरी लॉस यहाँ पे सिस्टम नहीं है, वो यहाँ पे सिस्टम नहीं। आओ इधर देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वेंशनल आर्टरी पंपिंग इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर द एडिंग ऑफ द एंटीकोगुलेंट लाइक हिपैरिन। मतलब जो हम ब्लड बाहर वो पाइप में निकाल रहे थे ना, यहाँ से जो ब्लड बाहर निकाल रहे थे पाइप में, उसको मिलाएंगे एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में देखो, कोगुलेंट मतलब होता है ब्लड क्लॉट होना, और एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड को क्लॉट ना होने देना, वो होता है हिपैरिन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, ब्लड बैंक रहते हैं, ब्लड बैंक अपने को चोट लग जाए बाहर तो ब्लड तुरंत क्लॉट हो जाता है, लेकिन वो लोग ब्लड को निकाल के आराम से 1 महीने 2 महीने 5 महीने रख पाते हैं, फिर भी क्लॉट नहीं होता। तो उसमें हम कुछ केमिकल मिलाते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। उसके बाद द यूनिट कंटेन अ कोलाइडल। ये देखो मैंने बोला था ना, कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, जो वहाँ से ये ब्लड जा रही थी ना, ये हमारी सेलोफेन ट्यूब होती है, जहाँ पे हम उसको क्या कर रहे थे? ब्लड को, यूरिया को बाहर निकाल रहे थे। सराउंडिंग बाई आ फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट। मतलब कि ये जो सेलोफेन ट्यूब में जो ब्लड आता है, इससे हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। और नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है? यूरिया। यूरिया क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट ही तो है, अमोनिया से जो मिलके बना था। क्लियर? द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पासेज ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि यहाँ पे जो ट्यूब्स होती है ना, ये ट्यूब जो होती हैं, तो ये मान के चलो कि यूरिया को बाहर निकलने के लिए अलाउ करती हैं, परमिशन देती हैं। देखो ऐसे, एक बार फिर से समझ सकते हो, ये पाइप आई, ये पाइप ऐसी है, सोचो ये पाइप आ गई ना, ये पाइप ऐसी है,
ये पाइप ऐसी है, तो यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से बॉडी से ब्लड बाहर निकाल के हमने यहाँ भेजा और ये वाला ब्लड बाहर निकल रहा है। तो ये जो हमारी ट्यूब है ना, ये ट्यूब में यहाँ पे स्पेस होता है जिससे यूरिया बाहर निकल के यहाँ भर जाए। ये प्रोसेस होता है। फिर as nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out the thereby cleaning of the blood। जब हम ब्लड को क्लीन कर लेते हैं तो इस वाले प्रोसेस में ऐसा रहता है कि अब उस वाले ब्लड में बिल्कुल भी यूरिया नहीं बचता है ना, क्योंकि हमने उसको प्योर कर लिया। द क्लियरिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम बैक टू द बॉडी एंड थ्रू ऑफ द वेन, एडिशन ऑफ द एंटीहिपेरिन इनटू द मेथड has been done the thousands of the urinary patient over the मतलब चलिए देखते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर मतलब क्या सिस्टम, जल्दी पढ़ो। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन द, हाँ मजा आ गया। सुनो, जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, यदि मान लो किसी की किडनी फेल हो गई तो हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब या तो आर्टिफिशियल लगा दो या कोई डोनेट कर दो। किसी के पास 2 किडनी है, आप यदि कोई आपका सगा है और यदि आपके पास दोनों किडनी शेप है तो आप उसको डोनेट कर सकते हो, लेकिन जो लोग लेते हैं वो नहीं डोनेट कर सकते क्योंकि ऑलरेडी खराब है। जैसे मान लो कि मेरी खराब हो गई दोनों, ठीक है, अब मैंने बोला कि तुम दे दो, तो मैं इससे नहीं लूंगा। इसकी ये ऑलरेडी लेती, इसकी पहले से खराब है, समझ गए। तो किडनी यदि अपने को डोनेट करना तो क्या क्या चाहिए? ह्यूमन ल्यूकोसाइट सिस्टम। सुनो, छवि बातें नहीं है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट सिस्टम यदि आपका सेम है, सही है, तो ही आप अपन किसी को किडनी डोनेट कर सकते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट सिस्टम सही करने के लिए कंपलसरी क्या होता है? वो आपका सगा होना चाहिए, एकदम आपका रियल भाई हो, या तो आप पेरेंट्स को दो या पेरेंट्स आपको दें, मतलब नियर रिलेटिव होना चाहिए। सगा भाई नहीं है तो फिर उधर देख लो मौसी हो, ठीक है, मतलब पापा, या तो पापा के कोई रियल भाई हो, मतलब ब्लड सेम होना चाहिए। यदि ब्लड सेम है तो आप आराम से दे सकते हैं। क्या है इधर देखिए ना इसको, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। समझिएगा, एक्यूट रीनल फेलियर मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई बाहर से ऐसा सब्सटेंस गेन करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, उस कंडीशन में किडनी फेल हो जाती है। यदि किडनी फेल हो जाती है तो अपने को क्या करना होता है? अ फंक्शनल किडनी इज यूज इन द ट्रांसप्लांटेशन, मतलब वो वाली किडनी यूज करते हैं जो काम कर रही होती है। फंक्शनल किडनी यूज इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर रिफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, मतलब कोई एकदम क्लोज रिलेटिव हो, टू मिनिमाइज इट्स चांस टू रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम, मतलब कि जिसको हम किडनी देते हैं ना, यदि वो हमारा बहुत क्लोज रिलेटिव है तो कुछ % चांस रहता है कि उसकी बॉडी हमारे बॉडी के किडनी को एक्सेप्ट ना करे। अच्छा भी मान जाओ यार। हाँ तो तुम तीनों का वो पूरा ग्रुप इधर ध्यान दो ना, उधर क्यों कर रहे हो जी? फिर मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच एज कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अब जो मॉडर्न सिस्टम आ गया ना, वो अब भी मतलब प्रेजेंट टाइम में जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लगभग 100% चांस होता है किडनी मतलब सही कर देती है। टाइम बचा तो एक चीज बताऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या जी हाँ बता दूंगा, वो एक्चुअल में बता दिए थे लेकिन वो तुम लोग ध्यान न दिए होंगे, फिर से रिपीट कर दूंगा। देखो एक और है रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली क्या होता है? तुम लोगों ने नाम सुना होगा, पथरी बन जाती है, देसी में हम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? स्टोन, समझ गए? स्टोन या इनसॉल्यूबल मास, मतलब कि हमारी बॉडी में वो वाला पार्ट जो कि देखो स्टोन मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा पत्थर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड में सॉल्यूबल नहीं होते। यदि वो पार्टिकल सॉल्यूबल नहीं है तो हमारा नेफ्रॉन उनको घोल नहीं पाएगा तो नीचे निकलेगा नहीं। यदि वो नीचे नहीं निकलेगा मान लो, तो वो हमारा क्या रहेगा? कहीं ना कहीं फंसा रह जाएगा। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स बहुत पतली पतली है, और जहाँ फंसा रह जाएगा मतलब वहाँ की सेल्स सड़ेंगी, और सड़ेंगी तो वहाँ पे क्या बन जाता है? स्टोन, है ना।
तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑक्सैलेट फॉर्मा विद इन द किडनी, मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये छोटा सा डायग्राम बना है ना, तो हमारी किडनी में जब स्टोन हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रीनल कैलाकुलेट। मतलब कोई भी केमिकल्स हो सकता है भाई, कोई भी केमिकल्स हो सकता है। ऐसे मत बोलो यार, मैं चावल बहुत खाता हूँ। चावल के पत्ते ना, सर ये पागल है ना, डर रहा मैं, डरा रहा। आज ये अच्छे से चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हाँ एक लास्ट ये बचा हुआ है, देखो अच्छा एक लास्ट और बचा हुआ है, देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्या बचा हुआ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, समझिएगा। ग्लोमेरुलस मतलब ग्लोमेरुलस, और जहां आइटिस होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन। जैसे हमारे बॉडी मतलब हमारी बॉडी में जो किडनी का जो ग्लोमेरुलर होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ध्यान से देखिएगा, जैसे ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे बहुत सारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, लगभग 28 mm ऑफ Hg के समथिंग। तो जब ये प्रेशर लगता है, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हाथ है, हाथ में आप जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे ना, तो यहाँ की जो फाइबर्स हैं वो फटेंगी और सूज जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लो कभी दरवाजे में उंगलियाँ फंस गई, दबता है ना, दबने के बाद सूजन आता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि जब जरूरत से ज़्यादा प्रेशर लग जाता है ना, हमारे फाइबर्स टूट जाते हैं। अब फाइबर्स टूट जाते हैं तो वहाँ पे सूजन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं, तो यदि उस तरह का ग्लोमेरुलस में होता है तो हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ दी ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। किडनी की जब ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाता है तो कैसा हो जाता है वो, इन्फ्लामेशन। देखो ये पिरामिड नॉर्मल पिरामिड है, लेकिन यहाँ पे जो नेफ्रॉन है, इनके नेफ्रॉन में सूजन आ जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे सूजन आता है तो वो जगह रेड कलर का हो जाता है। मतलब यदि सूजन आया, आपको चोट लगी तो वहाँ रेड हो जाता है। रेड क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है ना, वो फटती हैं। अब फटेगी तो ब्लड बाहर आएगा, ब्लड बाहर आएगा तो रेडनेस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, यदि चपेट ज़्यादा लग जाता है तो ब्लड सूख जाता है, फिर वो ब्लैक ब्लैक कलर का बाहर निकलता है ना। तो ये चीज़ें जैसे देखो, आप देखिए ना, यहाँ पे नेफ्रॉन कैसा है, यहाँ पे ये पिरामिड कैसे वाइट कलर के हैं, लाइट वाइट कलर, ब्राउन कलर के। यहाँ पे नेफ्राइटिस हो गया, सूजन आ गया, देखो रेड कलर के हो गए, ये देखो हो गए ना रेड कलर के यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, यहाँ सूजन आ गया, और सूजन आ गया जिसको हम बोलेंगे नेफ्राइटिस। क्या बोलेंगे, मतलब जब किडनी में सूजन आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे नेफ्राइटिस। नॉर्मल किडनी है कि आप ये